Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum my dear viewers, my name is इमरान आबिद and I am from जहलम। आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम अपने भाइयों और बहनों को जो कि पीपीएससी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की जॉब के लिए, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस और थोड़ी सी गाइडेंस शेयर करूंगा। अपना 2017 का पेपर जिसके अंदर एमसीक्यूज़ आपको पता होगा कि 80 एमसीक्यूज़ जो होते हैं आपके केमिस्ट्री के होते हैं, अपने सब्जेक्ट के होते हैं, और 20 एमसीक्यूज़ मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के होते हैं, जिसमें हो सकता है 2 साइंस के हों, 2 कंप्यूटर साइंस से हों, 2 मैथमेटिक्स में से हों, 2 ड्रामा में से हों, 2 कोई नावल हो जाए, 2 मतलब इसी तरह 2-2 का पेयर बना होता है। तो 2 को इंग्लिश के हों जिसके वर्ड मीनिंग वगैरह आपसे सिनोनिम या एंटोनिम्स वगैरह पूछे गए हों, तो वो 20 टोटल एमसीक्यूज़ अलग होते हैं, 80 एमसीक्यूज़ अलग होते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपनी पीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। मैंने पिछले 2-3 दिन लगा के अपना वो 2017 वाला पेपर सर्च किया, अपना वो रजिस्टर जिस पे मैंने तैयारी की थी, ओपन पेपर की चेकिंग खुद की थी, वो ढूंढा और मैंने सारा डाटा इकट्ठा करके जो है वो अलग जो है आपकी वो कंट्रीब्यूशन जो है आपके पेपर के अंदर एफएससी और आपके बीएस से जो पेपर का कंट्रीब्यूशन है वो मैंने सारा डिस्कस किया है। अगर आप एंड तक मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको वो कंप्लीट पेपर मैं डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन जो कहाँ से आया है वो साथ साथ बताऊंगा आपको एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक के अंदर से। तो मेरे भाइयों और बहनों को टोटल आपके 80 जो 80 क्वेश्चंस हैं जो केमिस्ट्री के हैं, उनमें से मैंने आज और कल 2 दिन मेहनत करके थोड़ा सा क्वेश्चंस को अलग किया है। जो 2017 का पेपर मैंने खुद दिया था, चूँकि क्यों मैंने वो पेपर पास कर लिया, मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने तैयारी कैसे की। मैं कहता हूँ कि तैयारी की नहीं है, बस तैयारी हुई है, मेहनत की गई थी। मैं एफएससी की ट्यूशन पढ़ाता था, बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स पढ़ाता था। एटलीस्ट पेपर देने से पहले मैं कोई 2 से 3 दफ़ा फुल बुक पार्ट 1 और पार्ट 2 की पढ़ा चुका था। तो मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 के अलावा 9th-10th की बुक भी मैं पढ़ा चुका था, और इसी तरह मैथमेटिक्स 7th 8 10 9 10 7 8 9 10 की मैथ की बुक भी मैं पढ़ा चुका था, साइंस की बुक्स भी पढ़ा चुका था। तो मेरे लिए एक लग तो यही रहा था कि मुश्किल है काफ़ी पीपीएससी का एग्ज़ाम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस सारे नॉलेज के ऊपर, और मैं आज भी अगर देखता हूँ तो अगर मैं जैसे आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बताता चलूँ कि वो जो 80 एमसीक्यूज़ होते हैं केमिस्ट्री के, आज और कल मैंने लगा कि उनको इलादा किया है, तो आप हैरान होंगे कि उन 80 क्वेश्चंस के अंदर में से 60 क्वेश्चंस जो हैं आपके, इवन 2 और आप वो जो साइंस के क्वेश्चंस को ऐड कर लें जनरल नॉलेज वाले, तो 62 क्वेश्चंस जो है आपके एफएससी लेवल तक ही हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस में से 62 क्वेश्चंस आपके एफएससी पार्ट के हैं, एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2। अभी सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूँगा, आप खुद देखिएगा, और मैं साथ साथ चैप्टर भी बताऊंगा। आप एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक को ओपन करके देख सकते हैं कि वो क्वेश्चंस वहाँ पे मौजूद हैं, और कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप देखेंगे डिटेल में मेरी वीडियो को देखें एंड तक, तो आपको हर एक चैप्टर के साथ साथ मैं बताता चलूँगा कि इस चैप्टर में से कौन से पोर्शन में से एमसीक्यूज़ आया था। फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरी इस वीडियो में अगर आप देखें तो अभी जो शुरू में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास 60 एमसीक्यूज़ जो हैं वो 62 पर जो एमसीक्यूज़ आउट ऑफ 80 वो आपके क्या हैं, एफएससी के हैं। ये मैं सारा पेपर आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो एंड तक देखिएगा। अब मैं आपके साथ पेपर शेयर करता हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज की इस वीडियो में मैं आपको पीपीएससी केमिस्ट्री एग्ज़ाम 2017 जो कि लेक्चरर्स की जॉब के लिए हुआ था, मेल एंड फीमेल का, तो
तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले मैं 2017 का जो पेपर है उसके अंदर आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि 2017 के पेपर में से ज़्यादातर हिस्सा कहाँ कहाँ से आया है। तो देखिएगा, उसके लिए मैंने कुछ वर्क किया है। एफएससी पार्ट 1 की जो बुक है आपकी फर्स्ट ईयर की, उसमें से अगर आप देखें तो टोटल चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस को इलादा किया। टोटल जो एफएससी पार्ट 1 की बुक है उसमें से 29 क्वेश्चंस आपके आए हैं पेपर 2017 के। मैं एंड पे आपके साथ पेपर भी शेयर करूंगा और आप ख़ुद भी उस पेपर को चेक कर सकते हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को इलादा भी किया हुआ है, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड तक आप वीडियो को मेरे साथ देखते रहिएगा। अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो है हमारे पास एफएससी पार्ट 2 को अगर हम देखते हैं, एफएससी पार्ट 2 में से भी हमारे पास मैंने चैप्टर वाइज हर चैप्टर में से क्वेश्चंस को इलादा किया है कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो टोटल एंड पे अगर हम देखें तो हमारे पास एफएससी पार्ट 2 में से 28 क्वेश्चंस आए हैं। तो मेरे व्यूअर्स अगर आप गौर करें तो देखें 29 प्लस 28 आपके पास 57 क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ 80। जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस होते हैं आपके आपके पीपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर, जो आपका लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर 80 क्वेश्चंस होते हैं और 20 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज या एक्स्ट्रा अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो उन 80 में से अगर आप देखें 57 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप देखें, गौर करें, नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास दो एमसीक्यूज़ जो हैं जो एफएससी पार्ट 2 और आपके पीपीएससी के एग्ज़ाम में आए हैं वो मैट्रिक और 9 के से। ये क्वेश्चंस भी मैं एंड पे डिस्कस करूंगा आपके साथ कौन कौन से क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चन अगर ये भी ऐड कर लें तो 59, और अगर 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल के हैं, प्रैक्टिकल बुक से एफएससी, एक टाइट्रेशन में से और एक आपका सॉल्ट एनालिसिस में। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन 61 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं आउट ऑफ 80। तो आगे चल के देखिएगा मज़ीद क्वेश्चंस भी, चूँकि मैं अब अलहदा कर चुका था तो मैंने फिर बाकी क्वेश्चंस को एंड पे लिख दिया है। तो उन क्वेश्चंस को भी अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर जो आपका पेपर आ रहा है वो एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक से आ रहा है। आपने ज़्यादा तैयारी करनी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपने ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ़ और सिर्फ आप अभी अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक लें और उसको तैयारी करें। अभी आपको मैं दिखाता हूं कि एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर में से कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपके सामने ऊपर बताया आपको कि अगर आप गौर करें तो एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर 1 में से आपके पास 4 क्वेश्चन आए हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस को मैं पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर आगे चैप्टर वाइज आगे चलता चलूँगा। तो अगर आप गौर करें, ये देखें एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर 1 से कितने क्वेश्चंस आए हैं आपके पास, 4 क्वेश्चंस आए हैं। तो 4 क्वेश्चंस अगर आप देखें, आप गौर करें तो कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है। ये चैप्टर 1 में मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है। चैप्टर 1 में अगर मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर देखें तो उसने कहा है कि मैस स्पेक्ट्रोग्राम जो आता है आपके पास, उसके अंदर जो पीक्स होती हैं, जितनी नंबर ऑफ़ पीक्स होती हैं वो क्या चीज़ बता रही होती हैं। ज़ाहिर है हमने उसको आइसोटोप्स की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया था, तो जितनी पीक्स आएंगी उतने नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स होंगे। तो नंबर ऑफ़ पीक्स जो होती है नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स को बता रही होती हैं। ये एमसीक्यूज़ था हमारा पहला चैप्टर 1 में से। फिर नंबर ऑफ़ पीक्स के बाद हाइट, अगर पीक्स की देखें तो दूसरी चीज़ जो पूछी जा सकती है, हाइट क्या चीज़ बताती है। हाइट जो बताती है मेरे भाइयों, क्या इसमें बता रही होती है, वो इसकी रिलेटिव अबंडेंस को बता रही होती है। ठीक है, तो हाइट जो होती है पीक्स की वो रिलेटिव अबंडेंस को बता रही होती है। नंबर ऑफ जो पीक्स होती हैं वो क्या बता रही होती हैं, इसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स। फिर देखें एटॉमिसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एटॉमिसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन अगर आप देखें तो आपको चैप्टर 1 पेज नंबर 2 एटम के मालिक्यूल की डेफिनेशन के नीचे आखिरी पैराग्राफ के अंदर वो मिल जाएगा कि इसकी 10,000 जो है वो एटॉमिसिटी है। ठीक है, फिर देखें अगर थर्ड क्वेश्चन को देखें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों को निकालना सीखा गया है। तो ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 में से है। और अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखें जो चैप्टर 1 में से आया हुआ है 2017 के पेपर के अंदर, मोल्स ऑफ सोडियम इन 0.1 ग्राम। तो 0.1 ग्राम दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है, मोल निकालने हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है, मैथ और मोलर मैथ जो होता है आपके पास मोल आ जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन आप गौर करें, अगर आपने एफएससी को पढ़ाया है या आप एफएससी पार्ट 1 की चैप्टर की बुक के सामने रखें तो ये 4 क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर जो आपका एफएससी पार्ट 2 है, अगर हम देखें ऊपर चैप्टर नंबर 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 में से आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके पास कितने क्वेश्चंस मौजूद हैं,
3 क्वेश्चंस जो हैं वो मौजूद हैं चैप्टर नंबर 3 में से। जो FSC पार्ट 2 है, पार्ट 1 है आपका, उसमें से आपके चैप्टर नंबर 3 में से 3 क्वेश्चंस आए हैं। उन क्वेश्चंस को अगर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, देखें ये देखें आपके पास जो 3 क्वेश्चंस हैं ये वाले, ठीक है। एक तो रूट मीन्स के वेलोसिटी, आपको याद होगा वो जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन कह रहा हूँ, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, जिसमें 8 पास्टुलेट आपने पढ़े हैं। फिर उसके बाद P=1/3 mc बार स्क्वायर है, तो वो c बार स्क्वायर की वैल्यू आप निकालते हैं अंडर रूट जो आपके पास आती है। तो उसको जस्ट 3 तरह से एक्सप्लेन किया गया था। अगर आप देखें उसकी जो रूट मीन्स के वेलोसिटी है, तो उसकी जो रूट मीन्स के वेलोसिटी है जो कि c अंडर रूट आपके पास आती है 3 PV आवर मॉलिक्यूलर मास m। तो इसको उन्होंने जो एक्सेस अब देखिए इसको चेंज भी किया जा सकता है। अब बुक के अंदर तो ये लिखी है, तो बच्चे भी कोशिश करते हैं जो देखा होता है एकदम से लिख देते हैं। अब देखिए अगर इसको नेक्स्ट अगर देखें तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। अगर ऊपर से वॉल्यूम को नीचे लाया जाए तो अब आपके पास यही इक्वेशन जो है वह c=अंडर रूट 3p आवर मॉलिक्यूलर मास आवर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये इसको वॉल्यूम को नीचे भी ला सकते हैं आप, ठीक है। तो जब वॉल्यूम को नीचे लाएंगे अगर आप, तो आपके पास ये क्या होगा, ये डेंसिटी बन जाएगी। तो c=अंडर रूट 3p/d, तो ये भी हमारे पास रूट मीन्स के वेलोसिटी के इक्वल है। तो अगर आप मज़ीद अगर इसको देखें तो PV=nRT होता है जब 1 मोल लिया हो। तो उन्होंने 3 एक्सप्रेशन दिए हुए थे। ये वाला एक्सप्रेशन मौजूद था हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन मौजूद था, और इक्वेशन जो अगर थर्ड देखें वो ये था c=अंडर रूट 3RT/m, ठीक है। तो ये 3 एक्सप्रेशन थे। तो आपकी जो बुक में लिखा हुआ है इस वक्त FSC पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक के अंदर, तो उसको अगर आप गौर करें तो वो ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और जबकि ये तीनों एक्सप्रेशन एक जैसे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन था। बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा सोचना है, जल्दी नहीं करनी, जो आते हैं उन्हीं को अटैम्प्ट करना है। तो ये इसके लिए तीनों ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होते हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट को देखते हैं, चैप्टर 3 का जो नेक्स्ट है, हम चैप्टर 3 के ये 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखें कांस्टेंट A और B आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस जो होती है वो कब आइडियल गैस होगी, जब A और B की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये A और B कांस्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था आपका। एंड पे देखिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मैनी जॉल्स, ठीक है। तो ये भी आपका 3rd चैप्टर के अंदर अगर आप देखें जो वैल्यू ऑफ R है इन SI यूनिट, जब आप वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट निकालते हैं तो उसके अंदर आप 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल, जो आपका एक रिलेशन है उसको आप देखते हैं वो मौजूद है वहाँ पे। तो ये चैप्टर 3 से थे। अगर आगे चलते हैं तो फिर अगर हम देखें ऊपर चैप्टर नंबर 4 में से टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में से 3 क्वेश्चन हैं। चले इन 3 क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या है, कहाँ से आए हैं। जी, चैप्टर नंबर हमारे पास आ जाता है 4। तो 4 में देखिए हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में से क्वेश्चन आया हुआ था, वो ये लिखा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन ये था कि इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को क्या कहते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल को कुछ और भी कहते हैं, उनका क्या नाम है, उनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। फिर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे मेरे भाइयों क्वेश्चन ये आया था कि 3-4 कंपाउंड दिए गए थे, जैसे ईथर था, इसी तरह एक और कंपाउंड था, अल्केन कोई दिया हुआ था, एक अल्कोहल दिया हुआ था। उन चारों में से पूछा गया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर मौजूद होती है। तो ये चैप्टर 4 के एक्सरसाइज में भी मौजूद है, अगर आप लिक्विड वाला पोर्शन जाके एक्सरसाइज में पढ़ें। तो इसी तरह एक चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 में से एक और क्वेश्चन है लास्ट, जो अगर आप देखें ये वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड भी एक एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया था। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद नहीं होती, वो 10 प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ जैसे ही सॉलिड शुरू होते हैं तो उनमें मौजूद है चैप्टर 4 के अंदर। तो उनमें से एक प्रॉपर्टी जो इसकी नहीं होती, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस नहीं हो सकते, मेरे ख्याल में ये वाला ऑप्शन था इसका करेक्ट, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर 4 में से आए हैं आपके FSC पार्ट में।
अब अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पोर्शन जो आपको नज़र आता है, ज़रा गौर करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप देखें इस लिहाज से चैप्टर 5 में से टोटल 8 क्वेश्चंस आपके आए हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज है यहाँ पे चैप्टर 5 के अंदर है। और एक बात बताता चलूँ कि मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया था तो मेरे से चैप्टर 5 का ही क्वेश्चन जी मैन इफ़ेक्ट पूछा गया था। तो यहाँ चल के देखते हैं कि क्या मौजूद है इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं जी। तो अगर हम देखते हैं चैप्टर 5 में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन मौजूद थे, देखें अगर आप गौर करें तो 8 क्वेश्चन जो हैं वो ये बनते हैं हमारे पास। तो आप ज़रा गौर करें। आज सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस दी गई थी, कुछ आयंस को लिखा गया था। जैसे आप देखें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, अगर हीलियम और लिथियम पॉजिटिव, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम पॉजिटिव में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम कहें हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव और हाइड्रोजन, तो तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह बस वो आपके पास 2-2 आयन मौजूद थे, आपने बस उनमें से बताना था कि किस किस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। तो चैप्टर 5 में चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मौजूद है तो इसलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा है कि चैप्टर 5 में से ही ये पूछा गया है। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा देखिए तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक के अंदर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड भी आपने चैप्टर 5 के अंदर ही पढ़ा है। बोहर के डिफेक्ट के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहला पॉइंट इसी में था। अच्छा जी, फिर सेकंड पे आपसे पूछा गया है जी मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल भी आपने ज़रा गौर रखना है, ठीक है। गौर इस तरह करना है कि हाइड्रोजन को उसने 3 ऑप्शन दिए हुए थे जी। हाइड्रोजन का 4 टाइम, तो हाइड्रोजन का मैस 1 है, हीलियम का 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह वो एक जो मैस ऑफ प्रोटॉन है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ था। 4 इंटू जो प्रोटॉन का मैस होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो प्रोटॉन के मैस को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो जाहिर है फिर उसका मैस आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल का। तो इस तरह 3 ऑप्शन दिए गए थे, तीनों ऑप्शन जो थे वो मैस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ही बन रहे थे, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट देखें विजिबल स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, चूँकि मैंने आगे कलर लिखा है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का था कि अगर एक कंपाउंड है जो कि विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, ज़ाहिर है वो कलर्ड होगा। विजिबल स्पेक्ट्रम में जो चीज़ है वो कलर्ड नज़र आएगी। विजिबल से नीचे आ जाएं यूवी की तरफ या विजिबल से ऊपर किसी स्पेक्ट्रम में चले जाएं वो आपको नज़र नहीं आएंगी, ना यूवी रेडिएशन नज़र आएंगी, ना एक्सरे नज़र आएंगी। अगर बड़े रीजन की तरफ जाएं ना इंफ्रारेड नज़र आएंगी या ना माइक्रोवेव नज़र आएंगी। तो किसी किस्म की रेडिएशन नज़र नहीं आती, सिर्फ विजिबल ही तो नज़र आती है, इसीलिए उसका विजिबल है। तो विजिबल के अंदर आपको पता है 5वें चैप्टर के अंदर स्पेक्ट्रम बना हुआ है। स्पेक्ट्रम तो उसमें 7 कलर हैं, विब ग्योर आप अगर याद करें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इस तरह वो आया हुआ था कि एक सब्सटेंस अगर विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर ले तो वो हमेशा क्या होगा, कलर्ड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें अगर आप एटॉमिक रेडियस, बोहर का एटॉमिक रेडियस बहुत डेरिवेशन आप लोगों ने की होगी इसकी। तो वो बोहर का जो रेडियस आया था 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के पेपर में वो ये पूछा गया था थर्ड शेल का रेडियस क्या होगा। तो थर्ड शेल में आपने n की जगह 3 रख देना है, n 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 0.529। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आया आपने वो वाला लगा देना है, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो देखें अगर आप मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको तो पहले एक इलेक्ट्रॉन का मैस पता होना चाहिए। वो आपको पता है 9.1 × 10⁻31 है। तो आपने सिंपली इसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये आई थिंक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें तो चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने फाइंड आउट की थी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg आता है आपके पास। ये भी एक्सरसाइज आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर मौजूद है। अगर फिर नेक्स्ट देखते हैं उससे आगे स्टार्क इफेक्ट है। स्टार्क इफेक्ट ये होता है कि जब एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, चैप्टर 5 में बोहर के डिफेक्ट में आपको ये मिल जाएगा स्टार्क इफेक्ट। और एंड पे अगर आप देखें उसने कुछ स्पेक्ट्रम के अंदर रेडिएशन होती हैं उन्होंने दी हुई थी, उन्होंने कहा था कि इनको तरतीबवार लिखें हाई से लो एनर्जी की तरफ। तो यहाँ पे देखें उसने विजिबल, यूवी और एक्सरे, तो विजिबल की ज़्यादा है, फिर उसके बाद यूवी की है, फिर उसके बाद एक्सरे रेडिएशन की वेवलेंथ आती है।
तो ये तीन तरह की जो रेडिएशंस दी हुई थी इनको वेवलेंथ के लिहाज से अरेंज करना था। तो ये भी आपके चैप्टर 5 में स्पेक्ट्रम मौजूद है, उसके अंदर अरेंज हुए हुए हैं। तो नेक्स्ट अगर आगे की तरफ चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर 5, 1, 3, 4 और 5 तक जितने मैंने क्वेश्चंस बताएं आपको समझ आ रहे होंगे। देखिएगा मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ मौजूद है जी। आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो जो एफएससी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 6 में से एफएससी पार्ट के अंदर एक ही क्वेश्चन आया है, दैट इज़ वेस्पर थ्योरी से आया है। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी में से उसने जस्ट पूछा है कि इस तरह का मालिक्यूल है तो उसकी शेप कैसी होगी, AX2E1। तो AX2 का मतलब है A है, उसके साथ 2 एटम अटैच हैं X, और E1 का मतलब है एक लोन पेयर है। तो आप खुद बताएं इसकी शेप कैसी होगी, बेंट शेप होगी। तो ऑप्शन यही था, बेंट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ, अगले चैप्टर की तरफ देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन कौन से हैं। चैप्टर 7 में से भी एक आया है, दैट इज़ बोर्न हैबर साइकिल में कौन सी इंथैल्पी इन्वॉल्व नहीं होती, ये क्वेश्चन आया है। वो नीचे मैं अब करूँगा, आप देख लीजिएगा कि बोर्न हैबर साइकिल के अंदर आपको पता है, अगर आपने बोर्न हैबर साइकिल को डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आपको पता है फॉर्मेशन भी होती है, एटमाइजेशन भी होती है, आयोनाइजेशन भी होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी होती है, लेटिस एनर्जी तो फाइंड आउट की जाती है उसके थ्रू। तो फिर क्या नहीं होती, तो फिर वो ऑप्शन देख लें, मेरे हाल में उसमें जो उसमें ऑप्शन था वो कंबस्शन था। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर 8 में से हमारे पास 4 क्वेश्चन है। तो चैप्टर 8 के चल के क्वेश्चन नीचे देखते हैं, चैप्टर 8 में से कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन थे जी। चैप्टर 8 के अंदर अगर आप देखें क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमारे पास हैं ये, तो 8 के 8 क्वेश्चंस थे, 4 की जो 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास चैप्टर 8 के, वो देखिए KSP एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए। चैप्टर 8 के अंदर KSP है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो आपकी। तो इसमें से 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को मैंने नीचे लिखा है अलग BS कैटेगरी में, क्योंकि वो उसमें ना वैल्यू एग्जैक्ट पूछी गई थी। अगर आप उसको ऐड करें तो वो भी यहीं पे आएगा। ठीक है, वो भी यहीं पे आता है। तकरीबन आप कह लें कि आपके 8 चैप्टर में से 4 नहीं 5 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चल के चूँकि मैं वो बाद में मुझे क्वेश्चन नज़र आया तो मैंने उसको फिर नीचे रख दिया, मैं बाद में चल के डिस्कस करता हूँ। तो KSP का क्वेश्चन जो है वो आपका चैप्टर नंबर 8 में से आपने एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, pH ऑफ ह्यूमन ब्लड अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें तो आप सब बच्चों को पता है 7.35 से 7.45 तक होता है। और एक हमें उसने वैल्यू दी हुई थी OH की, और उसने कहा था pH निकालें। तो आप अगर एक्सरसाइज में जाते हैं 8 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं तो pH और pH निकालना आपको दिखाया गया है कि उस क्वेश्चन के अंदर आपने 4 उसके पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स में आपने pH निकालनी है। तो मेरे हाल में अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको pH निकालना भी आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं बफर सोल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए बड़े और ट्विस्टिंग थे कि बच्चा फिर कंफ्यूज हो सकता है, वहाँ पे कोई भी शख्स जो है वहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। अब उसने कहा था बफर कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, ली चैटले प्रिंसिपल एंड कॉमन आइन इफेक्ट। तो ये तो तीनों लगते हैं, तीनों से एक्सप्लेन किया जा सकता है जो आपका बफर सोल्यूशन है। ठीक है, आई थिंक लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं था, कोई और था, लेकिन तीनों से जो थे ऑप्शन वो हो जाते हैं उससे। ठीक है, आगे अगर आप देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए थे। अगर हम गौर करें तो चैप्टर नंबर 9 में हमारे एफएससी पार्ट 1 के अंदर 2 क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो इन 2 क्वेश्चंस को फिर चैप्टर नंबर 10 में भी 2 क्वेश्चंस थे और चैप्टर नंबर 11 में से 1 क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चंस को नीचे चल के इकट्ठे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं चैप्टर 9 में से क्या आया था जी। चैप्टर 9 में से एक तो आया था जी आपका मोलैरिटी। आपको मेरे ख्याल में मैथ्स दिया हुआ था, मोलैरिटी निकालनी है, कोई मुश्किल नहीं है, मोलैरिटी निकालना आपको आता है। एंड देन चैप्टर 9 में से आपको पता है वो सॉल्यूशंस की टाइप्स लिखी हुई थी, कम्प्लीटली मिसिबल, पार्शियली मिसिबल और कम्प्लीटली इमिसिबल। उनमें से ही कैटेगरी बनती है बेंजीन और टॉलुइन सॉल्यूशन की। ये आपस में जब हल होते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल, नॉन आइडियल या कम्प्लीटली मिसिबल या पार्शियली मिसिबल। तो ये 2 क्वेश्चन आपके चैप्टर 9 में से आते हैं। फिर आगे चलते हैं चैप्टर 10 के अंदर अगर आप देखें तो 2 क्वेश्चन इसी तरह मौजूद हैं, दैट इज़ सुपर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई थी। अब आपको पता है सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है, ये पूछी गई थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस आपको पता हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो ऊपर होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जो नीचे होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है।
तो इसी तरह वो 4 रिएक्शन लिखे हुए थे कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को सामने रख के आप खुद बताएं। तो जैसा कि मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल इस सिलसिले में आपको बता देता हूं कि आपने कैसे इसको याद रखना है। जैसे देखें कॉपर जो है वो नीचे है और जिंक जो है वो ऊपर है। तो जब कॉपर और जिंक को आप ऐड करेंगे तो होगा क्या, ठीक है। अगर कॉपर आयन है और जिंक आपने ले लिया है यूँ न्यूट्रल फॉर्म में 0 है, तो क्या होगा, आमने सामने जब ये आएंगे तो इस कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। कॉपर के साल्ट में अगर जिंक को ऐड करेंगे तो रिएक्शन होगा, लेकिन जिंक के साल्ट में अगर कॉपर को ऐड करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। इन जनरल छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अपनी वीडियो शॉर्ट रखूँ और आपको समझ आ जाए। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन को स्टडी करें, उसको डिटेल करें, आपको समझ आ जाएगी इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 की तरफ। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ये कहाँ से आया है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास वो जो चैप्टर 11 के अंदर अगर आप जाके देखें जो फिज़िकल मेथड्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के, उनमें डिलाटोमीट्रिक भी है जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है, रिफ्रैक्टोमीट्रिक भी इंडेक्स है जिसके अंदर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। इसी तरह एक मेथड है जिसमें हम रेडिएशंस को यूवी या विजिबल रेडिएशंस को गिराते हैं और रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती है, उनके एब्जॉर्प्शन से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना चेंज हो रहा है। तो वो पूछा गया था कि रेट ऑफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होती हैं वो क्या चीज़ है, वो स्पेक्ट्रोमीट्री है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर तो ये आपके सारे क्वेश्चन जो हैं एफएससी पार्ट 1 के हैं। देखें अगर गौर करें तो 29 है, मैंने कहा 29 नहीं बल्कि 30 क्वेश्चंस को कंसिडर करें क्योंकि केएसपी 2 दफ़ा पूछा गया है, एक दफ़ा एक्सप्रेशन और एक दफ़ा वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो वैल्यू वाला क्वेश्चन मैंने नीचे कर दिया है, वो बाद में डिस्कस करूँगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में से 29 नहीं 30 क्वेश्चंस जो हैं आपके आए हैं, ठीक है। केएसपी 2 दफ़ा आया है, एक दफ़ा केएसपी का एक्सप्रेशन लिखना था और दूसरी दफ़ा केएसपी की वैल्यू बतानी थी, सिल्वर क्लोराइड AgCl के केएसपी की वैल्यू बतानी थी। अब आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारे पास मैट्रिक के अंदर जो 2 क्वेश्चन आए थे उनको देखते हैं। जो मैट्रिक के 2 क्वेश्चन थे, एक 10th का था परसेंटेज ऑफ कार्बन, आपको पता है कि किस में सबसे ज़्यादा होती है, कोयले के अंदर। तो कोयले के जो 3-4 टाइप्स हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, तो सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन किसके अंदर, एंथ्रासाइट है। मैट्रिक का ये क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन मैंने लिखा है, सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर था। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कौन से आइसोटोप्स इस्तेमाल होता है, वो भी इनसाइड द बॉडी। तो आपके पास 9th क्लास में यूजेस ऑफ आइसोटोप के अंदर ये भी मेंशन है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं अब एफएससी पार्ट 2 की तरफ और देखते हैं एफएससी पार्ट 2 में से जो हमारे क्वेश्चंस थे। मैं ज़रा ऊपर ले चलता हूँ आपको। यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज है, अगर आप देखें गौर करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज आपके पास चैप्टर 14 के अंदर आ रही है। 5 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको वहाँ आ रहे हैं। इसके अलावा चैप्टर 3 में से 3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, चैप्टर 9 में से 3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, चैप्टर 11 में से 3 आ रहे हैं, चैप्टर 12 में से 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सारा एक दफ़ा सारे देख लेते हैं। ये आपके पास आ गया है तो तरतीबवार देख लीजिएगा किस चीज़ चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। मैं अब आपको लेके चलता हूँ इन क्वेश्चंस की तरफ। जी, अगर आप देखें चैप्टर 1 में से आया है, सबसे पहले उन्होंने पूछा है ग्रुप 6B के एलिमेंट्स कौन से हैं। तो बड़े गौर से आपने जाके प्रोडक्ट टेबल को देखना है। 1B जो है वो प्रोडक्ट टेबल में जिंक, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है। फिर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड 1B है और 2B जो है जिंक, कैडमियम और मरकरी है। इसके बाद ये 1B और 2B के बाद दोबारा पीछे जाना पड़ता है तो आपके पास 3B, 4B, 5B और 6B क्रोमियम वाला ग्रुप जो है, चौथा ग्रुप शुरू से करें तो चौथा जो है वो आपका छठा बनता है। तो आप ये प्रोडक्ट टेबल के अंदर जाके देखें तो एफएससी पार्ट 2 की बुक के अंदर वो प्रोडक्ट टेबल बना है। तो मैं तो जब भी अपने एफएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ लाजमी बताता हूँ कि 1B जो आपका कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आपके पास चैप्टर 2 के अंदर कुछ मिनरल्स मौजूद हैं सोडियम के, चिली साल्टपीटर NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, या नाइट्रेट NaNO3 है तो NaNO2 है, इनमें से एक है, ठीक है। इसी तरह सोडा ऐश है, सोडियम कार्बोनेट, ये भी चैप्टर 2 और 3 के अंदर मौजूद है।
इसका नाम वगैरह, ठीक है। चैप्टर 3 के अंदर थर्माइट प्रोसेस में कौन सी मेटल यूज़ होती है, एलुमिनियम मेटल यूज़ होती है, ये भी एक MCQ आया हुआ था। इसी तरह कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का फार्मूला लिखा हुआ था, अब फार्मूला में भी मैं गलत लिख रहा हूँ, लेकिन आपने बुक से इसको टैली कर लेना है। Ca2Mg3SiO4, इस तरह कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट किसका फार्मूला है, तो ये भी आपके चैप्टर 3 के अंदर भी है और चैप्टर 2 के अंदर भी है, चूँकि कैल्शियम में भी आ रहा है और सिलिकॉन में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये एस्बेस्टॉस चैप्टर 2 और 3 दोनों के अंदर मौजूद है, इसका मिनरल का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो वो जो साइड पे टेबल बने हैं मिनरल, उसमें से दो जो है वो आए हैं, एक चिली साल्टपीटर आया है जिसमें सोडियम नाइट्रेट होता है और दूसरा एस्बेस्टॉस आया है और सोडा ऐश भी मौजूद है, ठीक है। आगे चलते हैं तो चैप्टर 5 में से क्वेश्चन आपके आए हैं। चैप्टर 5 में से 2 क्वेश्चन हैं आपके पास, दोनों हाइड्रोजन हैलाइड जो हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, HCl, HBr, HF। तो इसमें से आपको पता है सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, HI है। हाइड्रोजन जो है वो बड़ी आसानी से H को रिलीज़ कर देता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बड़ी आसानी से H को रिलीज़ करता है, इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और उसका वेपर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं। HF के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वहाँ पे जो बॉइलिंग वेपर प्रेशर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। इसमें देखें ये चीज़ें पूछी गई थी आपका चैप्टर 5 में से। चैप्टर 6 में देखें अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर 6 में आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनका नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा है, उसमें सेंट्रल एटम के ऊपर आपने चार्ज निकालना सीखना है कि सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज कैसे फाइंड आउट करता है, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है। इसी तरह चैप्टर 8 के अंदर आ जाएँ तो क्लेमेंजन रिडक्शन है। क्लेमेंजन रिडक्शन आपको पता है कीटोन की रिडक्शन है जिंक अमलगम की प्रेजेंस में। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था 2017 में इससे रिलेटेड वो यही पूछा गया था कि जब हम कीटोन को रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम तो उस रिएक्शन को कहते क्या हैं, क्लेमेंजन रिडक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पूछा गया था। नीचे 3 ऑप्शन थे, एक KMnO4, एक Br2 और एक ओजोनोलाइसिस। तो तीनों टेस्ट अनसैचुरेशन के ही हैं, डबल बॉन्ड के ही हैं, तो ऑल ऑफ दीज ये आता था, ठीक है। तो चैप्टर 8 में से 2 क्वेश्चन थे, क्लेमेंजन रिडक्शन और टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर आप देखें तो चैप्टर 9 में नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हैं तो उसमें एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल या नाइट्रेटिंग एजेंट कौन होता है, NO2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो NO2 पॉजिटिव बनता है, जिसके नाइट्रेशन बेंजीन की जा सकती है, ठीक है। आगे अगर आप देखते हैं तो जो टॉलुइन है उसकी वो कह रहा है नाइट्रेशन करेंगे अगर हम तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट है वो जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहाँ कहाँ जाके लगेगा, आर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा, या बोथ आर्थो एंड पैरा पे लगेगा, या मेटा पे लगेगा। 3-4 ऑप्शन थे, तो बोथ आर्थो और पैरा, क्योंकि टॉलुइन के ऊपर लगा हुआ है CH3 मिथाइल ग्रुप और वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। इसी तरह देखें अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेंजीन से रिलेटेड वो ये है कि बेंजीन कौन सा रिएक्शन शो नहीं करता। ये एक्सरसाइज का MCQs है, इस क्वेश्चन को गौर करें तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का MCQs है कि बेंजीन एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 में जाएँ, SN1 से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उसके अंदर कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, जाहिर है कार्बोकटाइन बनता है। अगर आप FSC1 आप जाके चैप्टर 10 को देखें, SN1 और SN2 को स्टडी करें। आगे देखते हैं चैप्टर 10 के अंदर मज़ीद जो क्वेश्चन है वुड सिंथेसिस से रिलेटेड, उसमें यही था कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करके अल्केन बनाया जाता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वुड सिंथेसिस कहते हैं। अब चैप्टर 11 में से देखिएगा, चैप्टर 11 में से आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, ये बड़ा गौर से आपने स्टडी करना है। डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल में वैसे आपको पता है मेथनॉल इस्तेमाल होता है, 10% मिथाइल अल्कोहल मिथाइलेटेड स्पिरिट, लेकिन वहाँ क्वेश्चन ये नहीं था, वहाँ क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो डीनेचरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब वहाँ मेथनॉल आप तो पता, आपको तो सिर्फ ये पता मेथनॉल है, लेकिन अगर आप FSC पार्ट 2 की बुक वही डीनेचरेशन वाली आखिरी लाइन पढ़ें तो उसमें मेंशन है कि एसीटोन और पायरीडीन भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ज़ाहिर है एसीटोन भी हो गया, मेथनॉल भी हो गया, पायरीडीन भी हो गया, तो चौथा जो कंपाउंड था लैक्टिक एसिड वहाँ मेंशन था, वो यूज़ नहीं होता। देन पिक्रिक एसिड को अगर आप देखें
तो पिक्रिक एसिड ट्राइनाइट्रोफिनोल है, ये भी चैप्टर आपके 11 के अंदर है। अगर आप देखें इसका उन्होंने मालिकुलर फार्मूला पूछा था पिक्रिक एसिड का, तो नीचे फार्मूला लिखा हुआ था, आपने उसमें से सिलेक्ट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अगर आप देखें बेकालाइट कैसे बनता है, ये वो पूछा गया था कि बेकालाइट फिनोल को किसके साथ रिएक्ट करवाएं तो बेकालाइट बनता है। तो मैंने दोनों रिएक्टेंट आपके सामने लिखा हुआ है, मेथानॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट कराएं तो बनता है। नेक्स्ट चैप्टर 12 की तरफ अगर जाते हैं तो चैप्टर 12 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में एट्रोपाइन एक मेडिसिन है, वो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड है जो एट्रोपाइन मेडिसिन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो फॉर्मल्डिहाइड उसका ऑप्शन है। फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे भी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है, आपको पता है 1% अल्कलाइन के MnO4 का जिक्र आया है, और आपने पढ़ा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कीन की जो ऑक्सीडेशन कर रहे थे चैप्टर 8 के अंदर। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि MnO4 भी मौजूद था, K2Cr2 को भी 7 मौजूद था। एंड पे डी ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पे हमें जो डी ऑप्शन था वो था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन AgNO3, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है ये होता है टॉलन रिएजेंट। क्या होता है? टॉलन रिएजेंट। तो टॉलन रिएजेंट आपको पता है कि टॉलन रिएजेंट जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन को ज़रा गौर से पढ़ा है तो आपको पता होगा, वहाँ पे डिस्कस हुआ है कि एल्डिहाइड तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलन रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कीटोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही ऑक्सीडाइज होता है। इसीलिए तो यही वजह है कि जो कीटोन है वो ना टॉलन टेस्ट यानी सिल्वर मिरर टेस्ट भी शो नहीं करता, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी नहीं करता, और बेनेडिक्ट भी टेस्ट शो भी नहीं करता। फिर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे जो हमारे पास है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद आगे देखें तो जो नेक्स्ट पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी ये था कि इनमें से कौन सा नीचे दिए गए रिएजेंट में से एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 3 ऑक्सीडाइजिंग थे, एक रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ था लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। तो चूंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ देखते हैं। तो हमारे पास चैप्टर 13 में से एक ही क्वेश्चन है, वो पूछा गया था माइनो एसिड। वो इनमें से पूछा गया था कि विच वन ऑफ द माइनो एसिड इज़ बेसिक। तो वो लाइसिन है, ऑप्शन गिवन है चैप्टर 13 के अंदर। 8 अमाइनो एसिड दिए गए हैं, 2 बेसिक, 2 एसिडिक और 4 जो है न्यूट्रल। तो उन्हीं में से आपसे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो एग्जाम्पल ऑफ कोपोलीमर, ये बड़े ध्यान से आपने करना है। कोपोलीमर कौन सा था वहाँ पे? तो जो हमारे पास 4 ऑप्शन थे उसमें पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट और एक था पॉलीविनाइल क्लोराइड और चौथा था पॉलीअमाइड। अब अगर देखें तो बड़े कंफ्यूज करता है ये, ठीक है। तो असल में जो था ऑप्शन पॉलीस्टाइरीन में भी स्टाइरीन सिर्फ होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में विनाइल क्लोराइड वो भी होमोपोलीमर है। पॉलीस्टाइरीन में विनाइल क्लोराइड में और पॉलीविनाइल एसीटेट में उसमें विनाइल एसीटेट। सिर्फ जो पॉलीअमाइड है, अमाइड नायलॉन भी जिसे कहते हैं, नायलॉन 6 आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, जी बिल्कुल, इन दोनों को ट्रीट कराया जाता है तो आपके पास नायलॉन बनता है और नायलॉन को पॉलीअमाइड कहते हैं। तो वो कोपोलीमर था, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ कोपोलीमर पूछी गई थी। तो इस तरह आपने पॉलीमर्स की एग्जांपल्स को। अब नेक्स्ट पूछा गया, ये भी आप देखें, स्टाइरीन कहता है कि उसने लिखा हुआ था विनाइल बेंजीन को क्या कहा जाता है। अब विनाइल बेंजीन तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि स्टाइरीन है, ये बेंजीन है और इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ हो, ठीक है। मैंने ये शायद यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो है विनाइल बेंजीन, ये वाला विनाइल ग्रुप है और ये बेंजीन। तो विनाइल बेंजीन को क्या कहते हैं? स्टाइरीन कहते हैं। या आपने पॉलीस्टाइरीन पढ़ा है FSC पार्ट 2 के अंदर, चैप्टर 14 के अंदर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर आप उस पर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास
वो था कि कोलेस्ट्रोल। अब ये क्या था, इसमें लिखा हुआ था वो जो इसको आपको पता होगा, जो आपने स्टीरॉयड पढ़े हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो साइक्लोपेंटानोफिनेंथ्रीन, उसका डेरिवेटिव ये पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेरिवेटिव ऑफ इज़ द कंपाउंड ऑफ साइक्लोपेंटानोफिनेंथ्रीन। तो वो किसके अंदर पाया जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल के अंदर था, बाकियों के अंदर नहीं पाया जाता। फिर अगर देखें चैप्टर 14 के अंदर नेक्स्ट स्पॉनिफिकेशन, बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड लिपिड इज कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन, ये अगर आप देखें ये भी मौजूद है। फिर पॉलीमर की डेफिनेशन आई हुई थी, छोटे छोटे यूनिट मिल के बड़े मालिक्यूल बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर। और लास्ट अगर देखें 16वें चैप्टर में से आपके पास स्मोक का कंपोनेंट क्या है, 3-4 कंपोनेंट लिखे हुए थे इसमें, पैन PAN जो है वो इसका ऑप्शन है। तो ये आपके पास आए हुए थे चैप्टर जो FSC पार्ट 2 के अंदर। तो अभी तक अगर आप देखें तो मैंने 58 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो FSC पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आए हुए हैं। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है प्रैक्टिकल के जो 2 क्वेश्चंस थे। प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस में देखिए एक पूछा गया था मोहर साल्ट का फार्मूला। अब मोहर साल्ट का फार्मूला जो है वो अगर आप गौर करें तो आपने अगर टाइट्रेशन पढ़ी हो, FSC रिडक्शन जो है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, उनके अंदर ये यूज़ होता है मोहर साल्ट, ठीक है। साल्ट एनालिसिस के अंदर ये जो था साल्ट एनालिसिस के अंदर आर्टिफिशियल मिल्क, ये जब मैं पेपर अटैम्प्ट कर रहा तो सबसे पहला MCQs यही था और मैंने अपने टाइम पे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे भी आर्टिफिशियल मिल्क के बारे में नहीं पता था। मैंने नेट पे भी बड़ा सर्च किया, मुझे इसका फार्मूला घर आके नहीं मिला। बाद में जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो प्रैक्टिकल की नोटबुक में बिस्मथ का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट मैंने पढ़ा। बिस्मथ 2nd ग्रुप बेसिक रेडिकल के अंदर मौजूद है। आप उसका कोई किसी प्रैक्टिकल बुक के अंदर मेंशन है और किसी के अंदर मेंशन नहीं है। लकीली जो मैं उस वक्त पढ़ रहा था उसके अंदर बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था आर्टिफिशियल मिल्क, ठीक है। तो ये भी आपका प्रैक्टिकल FSC पार्ट 2 के ही अंदर मौजूद है आर्टिफिशियल। मैंने BS 4 साल में मैंने कहीं पे भी बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, वैसे तो साल्ट एनालिसिस आपका BS के अंदर भी है, FSC के अंदर है तो BS के अंदर भी है, अगर आपने वहाँ पढ़ा है तो भी ठीक है। फिर अगर आप देखें जनरल नॉलेज, जैसे मैंने आपको कहा 80 आपके केमिस्ट्री के पे होते हैं, 20 आपके जनरल नॉलेज के होते हैं। तो उन जनरल नॉलेज के अंदर भी अगर आप गौर करें तो कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो लिक्विड का, वेपर का वापस लिक्विड में आना, कंडेंसेशन, ये जनरल नॉलेज के अंदर केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जनरल नॉलेज के अंदर, कंसीक्वेंटली का अपोजिट, कंसीक्वेंटली का होता है कि आफ्टर दैट, या मतलब एज अ रिज़ल्ट, फाइनल, आफ्टर दैट। तो उसका एंटोनिम यानी उल्ट पूछा गया था, प्रायर यानी पहले। कंसीक्वेंटली का मतलब होता है ना एज अ रिज़ल्ट, आफ्टर दैट, बाद में, तो उसका उल्ट क्या होगा, प्रायर यानी पहले, ठीक है। तो ये पूछा गया था। अब अगर मैं बाकी बात करूं, अभी तक अगर मैं देखूं तो कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं आप बच्चों से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो हमने टोटल अभी तक डिस्कस कर लिए हैं 29 MCQs फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड 28 MCQs फ्रॉम सेकंड ईयर और 4 MCQs मैट्रिक और प्रैक्टिकल के। तो ये हमारे पास टोटल कितने बन गए हैं, 30 + 29 59 + 61 क्वेश्चन जो हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो हमारे 80 में से 61 FSC के अंदर हैं। गौर करिएगा, ज़रा गौर से देखें तो 61 क्वेश्चन जो हैं आपके FSC पार्ट 1 की बुक और FSC पार्ट 2 की बुक के अंदर हैं। अब आगे चलते हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ बाकिया जो 19 क्वेश्चन है, 61 तो हो गए। अब जो बाकी 19 क्वेश्चन, अगर आप 19 क्वेश्चन को देखें, ये देखें मैंने ये 19 क्वेश्चन अलग किए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर भी देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको FSC से ही रिलेटेड लगेंगे, लेकिन चूँकि वो थोड़ा सा हाई है, मैं इसलिए अलग कर लिया उनको। बाकी के 19 क्वेश्चंस को देखें, 19 क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो वो क्या हैं। तो इसमें अगर आप देखें सबसे पहले उसने पूछा हुआ था जर्मन सिल्वर इज़ द अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका बनता है। फिर दूसरे पे वीकेस्ट बेस पूछी गई थी बेसिसिटी के हिसाब से कि वीकेस्ट बेस इसमें से कौन सी है। ये आपको मेरे ख्याल में आपने अगर BS किया है तो सेकंड सेमेस्टर की जो ऑर्गेनिक है उसके अंदर से ये मिल जाएगा आपको आसानी से। फिर अ परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 डिग्री हैव 0 एंट्रोपी, इसका ऑप्शन लगा हुआ था, ठीक है। अगर आप चौथा देखें तो आयनिक रेडियस, इसको भी आप FSC पार्ट 2 की बुक के अंदर और FSC पार्ट 1 की बुक दोनों के अंदर रख सकते हैं।
वहाँ पे 4, चूँकि काफ़ी ब्लर था पेपर, मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर इस चीज़ को अलग कर लिया क्योंकि मुझे क्लियर नहीं था कि वाकई ही जो है वो FSC पार्ट 1 या 2 में से। तो वो 4 आइन बने हुए थे, उन आइन में से सबसे छोटा रेडियस किसका, ये पूछा गया था। तो आप आसानी से, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसका रेडियस सबसे छोटा है। फिर पूछा गया था कि CP और CV के अंदर रिलेशन क्या है, इन दोनों का आपस में रिलेशन, CP माइनस CV इज इक्वल टू RS, आई थिंक इन दोनों का आपस में रिलेशन बताना था आपने। इसी तरह फिर उसके बाद प्राइमरी स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन होता है उसकी एग्जांपल एक पूछी गई थी। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको भी वैसे आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 के अंदर रख सकते हैं, लेकिन चूँकि ये थोड़ा सा हाई लेवल पे चला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसको इलादा से मैंने रखा था, ठीक है। हिब्रिडाइजेशन DSP2, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कौन सी हिब्रिडाइजेशन की होती है, वो DSP2 होती है, आपको भी पता होगा। ये हिब्रिडाइजेशन से रिलेटेड पूछा गया था। ये अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है sp3d के अंदर, ये भी आपका एक क्वेश्चन था हिब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। ये भी आप FSC पार्ट 2 कह रहा हूँ, आपकी जो BS की केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। वैसे तो आपने FSC में नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट पढ़ा है जो कि कीटोन शो करते हैं चैप्टर 12 के अंदर, लेकिन उसका केमिकल फार्मूला पूछा गया था जो कि FSC में मौजूद नहीं है। फिर अगर आप देखें ऑप्टिमम वैल्यू फॉर द गुड वाटर क्वालिटी, ये भी आ जाता है। वैल्यू फॉर बोहर मैग्नेटॉन, वेस्पर थ्योरी, यहाँ पे वो वेस्पर थ्योरी अब आपने BS फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की जो है आपके पास इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री, उसमें से रिलेटेड था। चूँकि ब्लर था, एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सिर्फ AX ही लिखा है। यहाँ पे AX3 या E3 था, ये मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि ब्लर था, काफ़ी पेपर पे नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पे देखें KSP मैंने चूँकि ऊपर जिक्र किया था, KSP वैल्यू जो बतानी है आपने सिल्वर क्लोराइड की, तो वो आपने वैल्यू बतानी है, ठीक है, वैल्यू लिखी हुई थी। इसके बाद ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में से क्वेश्चन आया हुआ है, रिएक्शन है, रेमंड टाइमर रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा ये जो कम्प्लेक्स है ये कौन सी, ये ट्रांसमिट करेगा किस चीज़ को, लाइट को, ब्लू लाइट को, या जैसे ऑप्शंस गिवन थे, ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी अगर आप देखें तो ये 8 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर में अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी हुई है तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उससे आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक से रिलेटेड है, लास्ट वाला, द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टूवर्ड हायर वेवलेंथ, बैथोक्रोमिक इफेक्ट जो है इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके 19 क्वेश्चन जो थे केमिस्ट्री के आपके हायर लेवल्स में से थे। अगर आप, हाँ, तो माय डियर व्यूअर्स, आपने पेपर को देखा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया और आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है। अगर आपको जो है वो तैयारी समझ आ गई है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।